वेदाचार्य हमारे भूषण कुमार आगेवाल नंदुरबार से पधारे, बहुत हृदय से स्वागत। ओम नमः शिवाय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बापूजी, आपने जो सवाल किया है, हो सकता है कि आज उसी का ही बारे में कुछ मैं बोलने चाह रहा था और मेरे ख्याल से जवाब उसमें मिल ही जाएगा आज, है ना। तो हम शुरुआत करेंगे। उससे पहले 3 कथाओं में हमने दिनचर्या के बारे में बहुत कुछ जाना है, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए ऐसा मुझे लगता है। तो आज थोड़ा सा विषय नया लेने वाला हूं मैं। फिर भी यदि लगता है तो कल हम और वापस से दिनचर्या और पानी पीने के नियम और गृहिणियों ने किस प्रकार से भोजन बनाना चाहिए, इस विषय में आदिपुर में हमारा मार्गदर्शन हो चुका है। लेकिन आज कोई नए विषय की ओर जाने का हम सोच रहे थे, इसके लिए आज हम एक नए विषय को छेड़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, आयुर्वेद के बारे में सब लोग जानते ही हैं। वापिस से एक बार बता दूँ कि आयुर्वेद ये ब्रह्मा जी के श्री मुख से निकला हुआ शास्त्र है। सभी की जानकारी के लिए बोल देता हूँ, ये मनुष्य का लिखा हुआ है लेकिन ब्रह्मा जी का बोला गया हुआ ये शास्त्र है। आपकी जानकारी के लिए, ब्रह्मा जी से ये इंद्र की ओर आया था, इंद्र से ये अश्विनी कुमारों ने इसका ज्ञान लिया और इसका ज्ञान फिर मनुष्य रूप में अलग अलग ऋषि मुनियों को मिला हुआ है। तो इसमें आयुर्वेद शास्त्र में जो भी लिखी गई बातें हैं, जैसे पुराणों में लिखी गई बातें ये शाश्वत है, उसी प्रकार से आयुर्वेद में भी लिखी गई संपूर्ण बातें ये पूर्णतः शाश्वत है। आज हम जिस प्रकार से शिव कथा में कहे गए सभी श्लोकों का आदर करते हैं, मैं भी आप सभी से वही कहूँगा कि आयुर्वेद ये भी ब्रह्मा जी का गाया हुआ एक शास्त्र ही है और उसमें बताई गई हुई सभी बातें हम सब लोगों ने पूरे आदर पूर्वक उसका ज्ञान लेना चाहिए और लाभ लेना चाहिए। शास्त्रों में जो भी बातें कही जाती है वो बातें हमारे आरोग्य के लिए ही होती है। आयुर्वेद में आपके लिए जो भी सब बातें बताई गई है वो आरोग्य प्राप्ति का ही मार्ग उसमें बताया गया है। और आरोग्य प्राप्ति करने के लिए कोई पैसे नहीं खर्च करना पड़ते हैं, सिर्फ उसमें जो कही गई बातें हैं हमें उसका आदर करना है और उस प्रकार से हमें हमारी जीवन शैली बदलना है। आरोग्य अपने आप ही हमारे पास आता है। आज का जो दिनचर्या का एक विषय है जो पता सभी को रहता है, लेकिन हो सकता है कि हम हर चीज बाजार से ही खरीद के मिलाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आरोग्य कमाना है तो उसके लिए खुद को भी मेहनत करनी पड़ेगी। हर चीज बाजार से नहीं ले सकते। आप किसी भी दुकान से आरोग्य 1 किलो आधा किलो नहीं खरीद सकते, वो आपको खुद को कमाना है। मैं उसमें की आज एक बात बताने जा रहा हूं, यदि आपको वो जरूर पसंद आए तो आप उसको फॉलो करने की पूरी कोशिश करिएगा। एक श्लोक से शुरुआत करता हूं। यह वाग्भट जी का श्लोक है जो वाग्भट जी ने सूत्र स्थान में किया हुआ है। I'm here to pick up my boyfriend and we're going for a नित्यम जरा श्रम वातापः अभ्यंगम आचरेत नित्यम जरा श्रम वातापः दुष्टि प्रसाद पुष्टि आयु स्वप्न सुत्वकत्वम दार्ढ्य कृतम। अब हम इसी श्लोक के बारे में जानना चाहेंगे और ये दिनचर्या में कहा गया हुआ एक श्लोक है। ये अभ्यंग के बारे में है। अभ्यंग बोले तो क्या? अभ्यंग बोले तो शरीर पर तेल की मालिश करना, इसको अभ्यंग कहा जाता है। ये दिनचर्या का एक शास्त्र है। अब हम इस श्लोक की एकदम पहली लाइन को लेना चाहेंगे। अभ्यंगम आचरेत नित्यम, अभ्यंग रोज करना ही चाहिए, मस्ट है, मस्ट यानी जरूरी। नित्यम यानी रोज, नियमित आपको अभ्यंग करना चाहिए। अभ्यंग करना बोले तो क्या? शरीर को तेल की मालिश करना। इसका बहुत बड़ा विस्तार होगा, हम जितना समय रहेगा उसमें इसके छोटे से रूप में बताने की कोशिश करूंगा मैं आपको। जरा श्रम वातापः, जरा अभ्यंग करने से बुढ़ापा नहीं आता है। ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन शास्त्र में तो कहा है। और यदि हम शिव पुराण की हर चीज को मानते हैं तो ब्रह्मा जी के मुख से कहे गए शास्त्रों को भी मानना ही पड़ेगा आपको। उसमें कहा है कि जरा श्रम वातापः, जरा बोले तो आपको बुढ़ापा नहीं आता है। अब एक छोटी सी बात बोलता हूं, हो सकता है आपको उससे पसंद आ जाएगा। हम बुढ़ापा कैसे गिनेंगे? बुढ़ापा कैसे गिनेंगे? झुर्रियां गिरने लगती है ना, छुपाने की कोशिश करते हैं कि नहीं? हम झुर्रियां गिरती और क्या क्या उपाय करते हो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। झुर्रियां गिरने लगती है, सभी यहाँ पे बहन वर्ग यहाँ पर बैठा है तो मैं बोलूंगा नहीं,
लेकिन तुरंत हमें पता चलने लगता है कि हमारे जब त्वचा पे झुर्रियां गिरने लगती है ना, इसका मतलब क्या है कि हमारी एजिंग हो गई है, हमारी उम्र बढ़ने लग गई है। तो हम झुर्रियां दबाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जो बहुत ही आसान तरीका वो तो अभी हम कभी करते ही नहीं है। और क्या? तो अभ्यंग। यदि हम नियमित शरीर को अभ्यंग करते हैं तो झुर्रियां गिरने का प्रश्न ये बहुत दूर चले जाता है। तो हम जवान ही रहेंगे ना, बुढ़ापा आएगा ही नहीं। एकदम सादा से बात है ना। इसके लिए कोई जरूरत नहीं कि हमको मेकअप लगाना है, लेकिन एक 10 रुपए का तिल्ली का तेल यदि हम रोज नियमित शरीर पे मॉलिश करते हैं, उसकी मसाज करते हैं, तो हमें निश्चित ही जरा बोले तो वार्धक्य, बुढ़ापा नहीं आएगा। क्योंकि शरीर पे झुर्रियां ही नहीं गिरेंगी तो हम हरदम से जवान दिखेंगे, शरीर पे तेज रहेगा। इसके बाद वाली लाइन में करा है श्रम, थकान रहती है शरीर में। किसी भी प्रकार से यदि थकान उत्पन्न होती है तो हमें शरीर पे तेल की मालिश करना चाहिए। और इसका अनुभव बहुत से लोगों ने किया भी होगा कि कहीं ना कहीं हम थक जाते हैं, हाथ पांव में यदि तेल की मालिश करते हैं तो हमें उससे आराम मिलने लगता है। और नहीं तो जरूर करके देखना। इसके लिए कोई बहुत बाजार से महंगे तेल वगैरह लाने की जरूरत नहीं है। शास्त्र में तेल, इसका मतलब तिल्ली का तेल किया कहा गया है, और तिल्ली का तेल हर जगह पर आसानी से मिलने वाली चीज है। अगली लाइन में कहा है वातः। वातः बोले तो वायु के सभी प्रकार के बीमारियां, वात की जितनी भी प्रकार की बीमारियां, और वो भी हम अनुभव नियमित करते हैं। शुरुआत में घरगुती में कहीं भी यदि जॉइंट पेन हो रहा है, बॉडी में पेन हो रहा है, घर में किसी भी प्रकार का ऑयल है, हम उसको लगा के सेकने की प्रथम प्रक्रिया तो हम वही करते हैं, और सालों से हम वही प्रथम उपचार करते आ रहे हैं। और मेरे ख्याल से सभी लोगों को यहाँ पे इतना तो अनुभव होगा कि कहीं ना कहीं हम जब भी तेल की मालिश करते हैं तो दर्द में नहीं कुछ तो 20-50% तो फर्क पड़ता ही है। और यही औषधि तेल से करेंगे तो निश्चित उसमें 100% भी फर्क पड़ेगा। यानी जरा श्रम वाता पहा, तो बोले तो तेल की मालिश करने की वजह से हमें कहीं ना कहीं बुढ़ापा, एजिंग प्रोसेस होने में देरी होती है, और तारुण्य बहुत देर तक हम अपना बनाए रख सकते हैं। थकान दूर होती है, और वायु के जो भी विकार होते हैं शरीर में, त्वचा की रुक्षता होना, बहुत सारे शरीर में वेदनाएं होना, शरीर में पेन होना, बहुत सारी बातें जो भी वात से संबंधित आजार है वो कहीं ना कहीं तेल मालिश से हम दूर कर सकते हैं। दुष्टि प्रसाद पुष्टि आयु। दुष्टि प्रसाद बोले तो क्या? आंखों की रोशनी हम तेज रख सकते हैं मसाज करने से। बहुत से बार हम सुनते हैं, लेकिन हो सकता है हमें लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन अब तो पार्लर आ गए। पांव के ऊपर में कांसे की कटोरी से मालिश करने के पार्लर उपलब्ध है बहुत सारे शहरों में, क्या छोटे छोटे गांव में है। तल पैर के ऊपर में कांसे की कटोरी से यदि घी मलते हैं, औषधि तेल मलते हैं, तो हमारी दृष्टि हमारी बनी हुई रहती है। आंखों को चश्मे का नंबर लगा हुआ भी उतरता है। अतिशयोक्ति किसी भी चीज की नहीं करना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप मॉलिश कर लो, चश्मा उतार लो, लेकिन यदि हम मॉलिश करते तो आप भविष्य में आने वाले चश्मे को तो रोक सकते हैं ना। हम दृष्टि की ताकत बढ़ाना भी एक मॉलिश का बहुत पास का उपाय है जो हमने करना चाहिए। शरीर के पोषण के लिए छोटे बच्चों को बचपन से ही हमने देखा गया है कि बच्चा होता है, उसके बाद में डॉक्टर नहीं भी कहते, उसके बावजूद हम मसाज करते रहते हैं। अलग अलग प्रकार के तेल सभी को पता रहते हैं, कोई किसी प्रकार का, कोई किसी, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पे छोटे बच्चों को मसाज नहीं हुई है बचपन में। साल तक, 2 साल तक किस लिए मसाज करते हैं? हमारे पूर्वज कह के गए, कहीं ना कहीं शास्त्रों में लिखा था, उनको पता था, वो अभी तक हम फॉलो कर रहे हैं। उसका मतलब क्या? उससे बच्चों के शरीर का पोषण होता है, मांस की वृद्धि होती है, स्किन में वृद्धि होती है। ये सभी कारण उसी के लिए ही है, और ये आवश्यक ही है। प्रकृति के अनुसार हम जरूर चेंजेस कर सकते हैं। तो आज इसी में ही उस सवाल का अर्थ है जो बापूजी ने अभी शुरुआत में पूछा था कि सर्दी खांसी नियमित मेरे बच्चों को होती है, तो उसका इलाज क्या करना है? बाकी सब इलाज तो सभी को ही पता है, ठंडा मत खिलाओ और XYZ, वो बातें नहीं करूंगा, लेकिन वो खाते हुए भी हम मेरा बच्चा कैसा ठीक रह सकता है। तो अपने बच्चों को रेगुलर, आप वो बड़ा है छोटा है उससे कोई मतलब नहीं, सभी के लिए तेल की मसाज अति आवश्यक है। यदि सर्दी खांसी होने वाले बच्चे हैं उनको सरसों की तेल की मसाज कीजिए। नियमित किसी भी प्रकार का उनको विकार नहीं है बच्चों को, तो रेगुलर तिल्ली के तेल की मसाज कीजिए। या तो बहुत सारे औषधि तेल आते हैं, छाती पर, पीठ पर, पूरे शरीर पर यदि आप बच्चों की सुबह नहाने से पहले रेगुलर मसाज करते हैं तो निश्चित ही कहीं ना कहीं ये बच्चों को वापिस होने वाली सर्दी खांसी में निश्चित लाभ होता है। करने के बाद ही आप ये चीज को जानेंगे। ये जब आप करेंगे, बच्चों को रेगुलर मसाज करेंगे, तो पता चलता है कि बच्चे निश्चित कहीं ना कहीं प्रतिकार शक्ति उनकी बढ़ रही है और अलग अलग बीमारियों से जूझने में उनको आराम हो रहा है। इसके बाद में लिखा हुआ था
कि इस लाइन में दिया है आगे में, दृष्टि प्रसाद और सुत्वकत्वम दार्ढ्य कृतम। सुत्वकत्वम बोले तो क्या, चमड़ी एकदम से अच्छी रहती है, ग्लो करती है, स्किन टोनिंग बहुत अच्छा रहता है। यानी हमारे शरीर के जो वर्ण है उसको भी यदि हम साफ रखना चाहते हैं तो मसाज उसके लिए बहुत ही उत्कृष्ट और सबसे कम शुल्क में होने वाली दवाई है। बस इतनी बात है, मेहनत आपको करना है। मसाज बोले तो कोई बहुत घंटों तक बैठने की जरूरत नहीं है। आप नियमित भी 10 मिनट को हाथ पांव को तेल लगा सकते हैं, एक दिन पेट को छाती को लगा सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर दिन पूरे शरीर को ही लगाए, हम 2 हिस्से में भी लगा सकते हैं, लेकिन नियमित कहीं तो भी मसाज करनी चाहिए। फिर भी शहर में यदि किसी से ये नहीं हो पा रहा है तो छुट्टी के दिन तो भी आप जरूर इस चीज का प्रयोग करें, ऐसी मेरी सबसे विनती है। और सलाह भी है कि आप रेगुलरली हफ्ते में 1 बार तो भी शरीर को मसाज कीजिए। इससे तो ज्यादा समय हम पार्लर में निकाल देते हैं, किसी को बुरा ना लगे मेरे बोलने का, उससे क्या मिलेगा वो मुझे पता नहीं, वो क्षण भर के लिए कुछ तो भी उसमें सौंदर्य की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन यदि हम रेगुलर या तो हफ्ते में जैसे भी समय मिले और मसाज करते हैं तो हमें लंबे समय से हमारे शरीर की त्वचा, हमारा वर्ण, हमारा तारुण्य निश्चित ही बना रहेगा। थोड़ा सा विषय और आगे ले जाने के लिए बोलूंगा। त्वचा यानी आधुनिक शास्त्र में बताया गया है कि त्वचा ये जो है हमारे शरीर में अलग अलग विषाणु त्वचा के द्वारा ही शरीर में प्रवेश करते हैं। त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अवयव है। आपको जानकारी दे दूं कि शरीर का यदि सबसे बड़ा अवयव कौन सा है तो स्किन, त्वचा ये शरीर का सबसे बड़ा अवयव है। और हम ये सबसे बड़े अवयव की ओर ही दुर्लक्ष्य करते हैं। इसकी शक्ति प्राप्त करने के लिए हम कोई मेहनत नहीं करते। हम अलग अलग प्रकार के कुछ भी आहार लेते होंगे, लेकिन हम त्वचा के लिए एक ही औषधि है अभ्यंग। ये त्वचा की मुख्य औषधि है और त्वचा शरीर के सभी इंद्रियों को कवर करती है। त्वचा खुद एक स्पर्शन इंद्रिय है। 5 इंद्रियों में से एक त्वचा है जो हमें सेंस देती है। त्वचा के द्वारा हम बहुत सारी बीमारियों को बचा सकते हैं। खुद त्वचा, बाहर का जो टेम्परेचर, यदि आप धूप में है तो शरीर के अंदर के अवयवों को टेम्परेचर रेगुलेटर करने का बहुत बड़ा काम है त्वचा का। तुरंत वो अंदर वाले ऑर्गनों को गर्मी पहुंचने नहीं देंगी। यदि हम ठंड में है तो शरीर के अंदर वाले ऑर्गनों को वो गर्म करेंगे। यानी त्वचा का काम जो है हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए बहुत सी बार ऐसा होता है कि 2 लोग बैठे हैं, एक बोलता है मुझे बहुत मच्छर काट रहे, एक बोलता है मुझे मच्छर नहीं काट रहे। ये कारण बहुत सा त्वचा के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी त्वचा कितनी। और बहुत सारे विषाणु हैं। मच्छर भी डंक तभी लगाएगा जब आपके त्वचा में से कुछ जाएगा, तभी आप बीमार गिरेंगे। त्वचा पे डंक लगाने के बाद यदि त्वचा ही पेटेंट है तो आपके शरीर में अंदर विकार होने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी। इसके लिए त्वचा का बहुत बड़ा रोल है हमारे जीवन में। और त्वचा को यदि सशक्तशाली बनाना है तो मुझे लगता है हम सब ने कहीं ना कहीं नियमित अभ्यंग का अभ्यास करना चाहिए और हमारे शरीर के लिए वो अति महत्वपूर्ण है। और किस विषय में बात करें? आज इतना ही रखेंगे। शाम का भोजन कैसा होना चाहिए? हाँ जरूर, बहुत बड़ी बात है। इसके ऊपर बापूजी हरदम बोलते ही आए हैं। आदिपुर में भी हमने कहा था निश्चित सूर्य नारायण को रिस्पेक्ट करते हुए ही हमने सब काम करना चाहिए जीवन में, और वो बहुत आवश्यक है। जब सूर्य नारायण जब जहाँ पर चले जाते हैं वहाँ शरीर का अग्नि मंद हो जाता है। उसके बाद का लिया गया भोजन कहीं ना कहीं हमारे शरीर को तकलीफदायक हो सकता है। बहुत जरूरी है कि हम सायंकाल का भोजन जल्दी करें। सूर्यास्त के पश्चात 1 घंटे के अंदर तो कर ही लेवे, जिसको यदि जम नहीं रहा है उनके लिए। और निश्चित शाम का भोजन जो रहेगा वो हल्का अन्न चाहिए। हल्का अन्न बोले तो क्या, ये हमको थोड़ा समझना है। दाल 2 प्रकार की रहती है, एक गुरु रहती है, एक लघु रहती है। मूंग की दाल पचने में हल्की है, उड़द की दाल पचने में जड़ है, सभी को पता है। हम ठंडी में इसके लिए अड़दिया खाते हैं, उड़द की दाल के लड्डू बनाते, क्योंकि उसमें पचने का गुणधर्म वो गुरु है, उसमें शक्ति ज़्यादा है, वो जल्दी से पचन नहीं होती है। लेकिन मूंग की दाल को शक्ति कम लगती है पचने के लिए। इसके लिए शाम के आहार में यदि हम दाल का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो निश्चित मूंग की दाल का ही सेवन करें। अन्य दालों का सेवन शाम के आहार में तो भी न लेवे, वो पाचन शक्ति के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी है। रह गया शाम के समय में, वापस से वही बोलूँगा, फल सब्जियों का इस्तेमाल जरूर करें। पत्ता सब्जी, कंदमूल, ये पचने में बहुत जड़ रहते हैं। उकी मठ की कथा में मैंने कहा था, वापस से थोड़ी सी पुनरावृत्ति कर देता हूँ। चीज कनिष्ठ कैसे है और श्रेष्ठ कैसे है, यदि आपको ये जानना है कि कौन सी चीज कनिष्ठ है और कौन सी चीज श्रेष्ठ है,
तो इसका बहुत सा एकदम से सादा सिंपल फार्मूला है कि बार बार आपको प्रश्न नहीं आएगा कि कौन सी चीज अच्छी है और कौन सी चीज हल्की है। तो जो चीज इस पंच महाभूत में, इस सृष्टि में जो ज्यादा समय तक टिकती है वो चीज श्रेष्ठ रहती है, और जो कम समय में खत्म हो जाती है वो चीज कनिष्ठ रहती है। ड्राई फ्रूट कितने दिन चलते हैं? साल, 2 साल, 1 साल टिके रहते हैं ना, इसके लिए वो श्रेष्ठ है। हम कितने भी समय ड्राई फ्रूट खाते हैं क्योंकि वो ज्यादा इस पंच महाभूत में जल्दी खराब होते नहीं। लेकिन पालक मेथी कितने समय में खराब होती है? 1 दिन में। फल वाली सब्जी कितने समय में खराब होती है? 2 दिन, 4 दिन। गिलका, तुरिया, लौकी और कद्दू, गंगा फल जो रहता है ना, वो 1 महीने में खराब होता है, या तो उससे भी ज्यादा समय चल सकता है। इसके लिए पहले के जमाने में ऐसा था कि काशी जाते थे तो कद्दू को काशी फल कहा जाता है। तो काशी जाते थे यानी बनारस, तो कद्दू का फल छोड़ के आते थे कि हम काशी गए, इसके बाद कद्दू का फल नहीं खाएंगे। यानी वो बहुत बड़ा त्याग था कि बिगर कद्दू के फल से आप जीवन कैसे बिता सकते हैं, क्योंकि एक कद्दू का फल लाया तो आप 2 महीने तक खा सकते थे उसको। लेकिन जब कद्दू का फल नहीं मिलेगा तो आप भोजन किस प्रकार से करेंगे? यानी जैसे इस पंच महाभूत में जो चीज ज्यादा समय तक टिकती है, पत्ता भाजी कम समय टिकती है, शरीर में भी उसकी शक्ति उतनी ही रहने वाली है। आयुर्वेद शास्त्र को उससे नहीं लेना है कि उसमें क्या है, वो शरीर में कितनी देर बाहर जैसे ही टिकती है। पिंडे पिंडे ब्रह्मांड है, जैसा बाहर है वैसे ही शरीर के अभ्यंतर में है। बाहर जो चीज टिकाव लेगी अंदर भी उतना ही टिकाव देगी। दालों का भी वैसा ही है, और हमने ड्राई फ्रूट से देख लिया, जो ज्यादा समय टिक रहा है शरीर को भी वो शक्ति उतने ही दे रहा है। इसलिए हम ड्राई फ्रूट खाते हैं ना, ताकत के लिए ही खाते हैं, क्योंकि उसमें ज्यादा टिकने की क्षमता है। इस पंच महाभूत में सबसे ज्यादा टिकाव लेते हैं। इसके लिए कनिष्ठ और श्रेष्ठ को हमको ही समझना है। जो जल्दी खराब होता है इस पंच महाभूत में, उसमें शक्तियां कम है। जो इस पंच महाभूत में ज्यादा समय टिक के रहता है उसमें शक्तियां ज्यादा है। ओम नमः शिवाय। बाबा 1 मिनट सर, शाम रात को बनाया हुआ भोजन सुबह में खाना चाहिए? नहीं 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 नहीं, ये तो सभी को पता है। फिर भी जानकारी के लिए बोल दूं कि जहाँ पे पानी का स्पर्श जिस चीज को जहाँ पे होना चालू हो रहा है, उस समय से वो चीज खराब होना चालू हो गई। आपने जहाँ पे पानी का स्पर्श चीज को कर दिया है, गीली चीज में सबसे तुरंत बैक्टीरिया, जिसको हम अभी बोलते हैं, और आयुर्वेद शास्त्र से हम उसको बोलेंगे कि जैसे ही बासी जो खाना है कुछ समय बाद में उसका अग्निमंद होता है। आयुर्वेद शास्त्र में क्या कहा गया? अग्निमंद। बहुत से लोग खाकरा खाते हैं, खाते ही है। हम खाकरे को इतना सूखा करते हैं, जब सेकते हैं उसमें का पूरा जल महाभूत निकाल देते हैं। जल महाभूत क्यों निकालते हैं? वो खराब नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर सब्जियों में हम पानी भी तो डालते हैं ना, दाल में भी पानी भी तो डालते हैं। फिर दाल सूखी क्यों नहीं खा लेते? दाल को गीला क्यों करके पकाते? क्योंकि जब तक पानी उसके साथ रहेगा तब तक ही वो पचने वाला है। उसमें से आप जब पानी निकाल देंगे तो रुक्ष अन्न तो शरीर में पचेगा कैसे? क्या किसी भी प्रकार का रुक्ष अन्न पचने में जड़ हो जाता है। इसके लिए बापूजी बोल रहे हैं ना कि आहार के बारे में जो बोल रहे हैं, तो हमको ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि शाम का जो खाना रहता है, जो सुबह में हम खाएंगे, रात्रि में रहते हुए उसके अंदर में बहुत सारा उसका अग्निमंद हो जाएगा, और सुबह हम उसको वापस से फ्राई करते हैं और उसके बाद खाते हैं, तो वो वापस से एक बहुत बड़ा जहर बन गया है हमारे शरीर के लिए। उसमें का पूरा पाचक अग्निमंद हो गया। अब शरीर को उसको पचाने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, और वो शक्ति तो हमारे ही शरीर से नष्ट होने वाली है, कहीं और से तो पचने के लिए कोई आने वाला नहीं है। इसके लिए हो सके जब तक भोजन करके बनाने के बाद में 1 घंटे के अंदर में, मैं तो 40 ही मिनट बोलूंगा, फिर भी 1 घंटे के अंदर गरम गरम भोजन करना चाहिए। एकदम शास्त्र वही, शास्त्र में मिनट नहीं लिखे, शास्त्र में लिखा है कि गरम अन्न का सेवन करना चाहिए, ताजे भोजन का सेवन करना चाहिए। रुक्ष पर्युषित 1 दिन पुराना बासी अन्न इसका सेवन नहीं करे। इससे हमारी पाचन अग्नि बहुत खर्चे होती है और हमारे शरीर पे बहुत सारा लोड आता है और हमें अलग अलग प्रकार की बीमारियां होती है, एक छोटे से कारण की वजह से। ये बहुत बड़ा विषय हो सकता है रात्रि भोजन का या तो बासी खाने का, काफी लंबा इसका विश्लेषण आ सकता है। ओम नमः शिवाय। एक आखिरी प्रश्न, आज दुनिया में जब भी देखो, जहाँ देखो वहाँ, भारत देश में खास, एक व्यक्ति को छोड़कर एक व्यक्ति को गैस और एसिडिटी की सबको पीड़ा है। कुछ खाया गैस हो गया, पेट फूल गया, कुछ खाया एसिडिटी हो गई, डकार आने लगा, जलने लगा। तो उन लोगों के लिए एकदम कम शब्दों में कहिए, उस लोगों को क्या सावधानी रखनी चाहिए? बापूजी, इन लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमें भोजन के समय जो है वो सबसे पहले साचने बहुत जरूरी है। यानी भोजन के समय नियमित करने ही पड़ेंगे।
और पहला भोजन जब तक हमारा हजम होता नहीं है तब तक हम पुनः वापस से भोजन नहीं करेंगे। हो सकता है तो हम 2 समय में भोजन करने की पूरी आदत डालेंगे, और बहुत लोगों को तीव्र क्षुधा रहती है तो सुबह में हल्का आहार लेंगे। हमने आदिपुर के प्रथम लेक्चर में इसका विश्लेषण बहुत काफी इससे दिया हुआ है, लेकिन गैस एसिडिटी का मूल कारण ही वही है। आपका पाचक अग्नि जब तक कम होगा नहीं तब तक आपके शरीर में गैस बनेगा नहीं। एक साधारण सा वापिस से उदाहरण देता हूं कि बहुत सारा कचरा है और आग वहां पर थोड़ी सी है, और कचरा बहुत सारा डाल दिया आपने तो वहां धुआं ही निकलेगा, वो दिन भर निकलेगा। लेकिन जहां पर होली की जैसी आग जली हुई है, आप उसमें कितना भी कचरा डालो 5 मिनट में नष्ट हो जाएगा, वहां गैस बनने का सवाल ही नहीं। और बनेगा भी तो 1 डकार 1 गैस इतना ही हो सकता है, दिन भर गैस नहीं हो सकती आप। इसके लिए आपका पाचक अग्नि जब तक मजबूत है जब तक आपको बीमारी नहीं। और पाचक अग्नि के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जल्दी उठना, समय पे सोना और समय पे भोजन करना। इसका पूरा विश्लेषण हम 1 नंबर के आदिपुर के लेक्चर में सुन सकते हैं। ओम नमः शिवाय। बहुत बहुत धन्यवाद। खूब तालियों के द्वारा डॉक्टर साहब नंदुरबार रहते हैं, भूषण कुमार आगेवाल बहुत बड़े विद्वान हैं और बहुत बड़े सबके हितेच्छु हैं और सेवाभावी भी हैं, और बहुत बहुत तालियों के द्वारा प्रणाम करें, आदर करते हम।